पार्लियामेंट के बजट इजलास का आगाज 31 जनवरी से हो सकता है। बजट इजलास 2 मरहलों में होगा। जराये के मुताबिक पहला मरहला 31 से 11 फरवरी तक, जबकि दूसरा मरहला 4 मार्च से 8 फरवरी तक जारी रहेगा। जराये के मुताबिक 1 फरवरी को आम बजट पेश किया जाएगा। तो आपको बता दें कि ज़राए के हवाले से ये खबर सामने आ रही है कि पार्लियामेंट के बजट इजलास का आगाज़ 31 जनवरी से हो सकता है। वहीं ये बजट इजलास 2 मरहलों में होगा। पहला मरहला 31 जनवरी से 11 फरवरी तक, जबकि दूसरा मरहला 4 मार्च से 8 फरवरी तक जारी रहेगा। वहीं 1 फरवरी को आम बजट पेश किया जाएगा। यूपी में इंतखाबात होने हैं। यूपी में सियासी माहौल गरमाया हुआ है। आपको बता दें कि गहमा गहमी देखने को मिल रही है। सियासी जमातें पहले महाज के लिए कमर कस रही हैं। पहले मरहले की कुछ जमातों ने अपने अपने उम्मीदवारों के नाम का भी ऐलान कर दिया है, तो कुछ जमातें करीब ही उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी करने वाली हैं। बीजेपी इत्तेहाद में सीटों की तकसीम जारी है। वहीं बीजेपी से बगावत करने वाले लीडरान समाजवादी पार्टी का रुख कर रहे हैं। बीजेपी से नाराज इन लीडरों का इल्जाम है कि मौजूदा हुकूमत दलितों, पसमानदा तबकात और अक़लियतों को नजरअंदाज किया गया है। शिवसेना लीडर संजय राउत ने कहा कि यूपी इंतखाबात में शिवसेना 50 सीटों पर लड़ेगी। एसपी आरएलडी ने अपने उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी कर दी है। यूपी में आपको बता दें 7 मरहलों में चुनाव होंगे। 10 फरवरी को पहले मरहले में 11 अजला की 58 सीटों पर वोटिंग होनी है। उनमें शामली, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत, गाजियाबाद, मथुरा, आगरा और अलीगढ़ शामिल हैं। पहले मरहले के चुनाव के लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है। कागजात नामजदगी 21 जनवरी तक दाखिल किए जा सकते हैं, जबकि नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 27 जनवरी है। आपको बता दें कागजात नामजदगी दाखिल करने के अमल में कोरोना ज़ाबित का खास ख्याल रखना होगा। वहीं आपको बता दें 2017 इंतखाबात में बीजेपी ने इन 58 सीटों में 53 हल्कों में जीत हासिल की थी, जबकि समाजवादी बहुजन समाज पार्टी 2-2 सीटें हासिल कर पाई थी और आरएलडी के खाते में सिर्फ 1 सीट आई थी। वहीं यूपी असेंबली इंतखाबात के जहां पर सरगर्मियां तेज है, वहीं बीजेपी लीडरान का पार्टी छोड़ने का सिलसिला भी जारी है। बीजेपी लीडरान पार्टी छोड़ रहे हैं तो सपा ज्वाइन कर रहे हैं। इस हवाले से आपको बता दें कि वजीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि लीडरों का पार्टी छोड़ना कोई हैरत अंगेज नहीं है, इससे पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जनता पार्टी का नेतृत्व है वो सारी परिस्थितियों पर निगरानी रखे हुए है। इस्तीफा देना कोई बहुत आश्चर्यजनक नहीं है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ रही है। चारों तरफ भारतीय जनता पार्टी को समर्थन प्राप्त हो रहा है। योगी जी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में विगत 5 वर्षों में पूरे उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदली है। राजनीतिक संस्कृति का बदलाव हुआ है। आम जनता राहत महसूस कर रही है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को जनता का आशीर्वाद मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में भी, उत्तराखंड में भी, मणिपुर में भी और गोवा में भी सब जगह सरकार बनाने में सफल होगी। देखिए, दरअसल कुछ लोग राजनीति में ऐसे होते हैं जो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते रहते हैं, तो उनको कौन रोक सकता है लोकतंत्र।
तो आपको एक बार फिर बता दें, पार्लियामेंट के बजट इजलास का आगाज 31 जनवरी से हो सकता है। बजट इजलास 2 मरहलों में होगा। जरा के मुताबिक पहला मरहला 31 से 11 फरवरी तक, जबकि दूसरा मरहला 4 मार्च से 8 फरवरी तक जारी रहेगा। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे अनूप गुप्ता भी जुड़ चुके हैं दिल्ली से। अनूप, तफसीलात बताएं। अनूप, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? तो आपको बता दें कि दूसरा मरहला 4 मार्च से 8 फरवरी तक जारी रहेगा। पार्लियामेंट के बजट इजलास के हवाले से आपको जी अनूप। ये आपको बता दूं कि बजट सत्र पर फैसला हो गया है। 21 जनवरी से 11 फरवरी को बजट सत्र का पहला भाग होगा, जबकि 14 मार्च से 8 अप्रैल तक बजट सत्र का दूसरा भाग निर्धारित किया गया है। सीसीपीए की बैठक के बाद 1 फरवरी को बजट पेश किया जाएगा, जनरल बजट पेश किया जाएगा। और जिस तरीके से जो ये बजट सत्र है वो काफी छोटा सत्र रखा गया है, इसके पीछे रीजन है कि जिस तरह से लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, उसको देखते हुए बहुत लंबा सत्र नहीं रखा गया है। और जो सचिवालय की तरफ से जो जानकारी दी गई है, तो इस सत्र में भी एहतियात के तौर पर कई कदम जो कोरोना प्रोटोकॉल के हैं उसको उठाया जाएगा। और जैसा कि दूसरे वेव में हमने देखा कि जो सत्र चलता था उसमें राज्यसभा और लोकसभा एक पाली में राज्यसभा और दूसरी पाली में जो है वो लोकसभा का सत्र चलता था, तो इसी तरह का इस बार भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा सिटिंग अरेंजमेंट जैसे तमाम ऐसे एहतियात के कदम जो हैं वो सेक्रेटेरिएट के तरफ से उठाए जाएंगे कोरोना के मद्देनजर। जी बिल्कुल, तो 2 मरहलों में बजट पेश होना है। पहला आपको बता दें 31 जनवरी से 11 फरवरी तक, जबकि दूसरा मरहला 4 मार्च से 8 अप्रैल तक। अनूप, बेहद शुक्रिया तमाम तफसीलात के लिए। वहीं आपको बता दें कि महाराष्ट्र के वजीर नवाब मलिक ने बीजेपी को तनकीद का निशाना बनाया है। उनका कहना है कि यूपी में चुनाव में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि लोगों की बहबूद और फलाह के बारे में बात करने वाली बीजेपी सिर्फ काम किया है तो विनाश का। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दल से लोगों का इस्तीफे का कार्यक्रम खत्म नहीं हो रहा है। निश्चित रूप से एक अलग तरह की बेचैनी लोगों में है। 5 साल का अहंकार, लोगों को अपमानित करना, गांव-गांव में लोगों में भय का वातावरण पैदा करना, लोगों में नाराजगी सरकार के प्रति है। लोग बदलाव चाहते हैं, नेता भाप रहे हैं, और हमें लगता है यही कारण है कि लगातार बीजेपी टूट रही है। नेताओं का दावा है कि और बड़े पैमाने पर टूटेगी, लेकिन ये सीधे संकेत देता है कि उत्तर प्रदेश में बदलाव की बयार है और बीजेपी हारेगी। चुनाव के माहौल में लीडरों का पार्टी बदलना एक आम बात है। जब टिकट नहीं मिलती लीडरों को तो पार्टी बदल देते हैं और दूसरी पार्टी में शामिल हो जाते हैं, और ये कोई नई बात नहीं। चुनावी माहौल में ऐसा होता आया है और हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी कमजोर हो गई है। बीजेपी लीडर रामचंद्र राव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी दोबारा अपनी हुकूमत बनाएगी, वो भी नए चेहरों के साथ। In fact, it has been a trend in many elections in the country that in all political parties, wherever the dissidents are there, wherever the ticket denials are there, generally majority of them are leaving the party and going to other parties. And the same thing is happening because Uttar Pradesh, majority of the seats are being changed and newcomers are being given and new faces are being given. Definitely there will be a discontentment and then people may try their luck in other parties. So therefore such defections may be possible. But that doesn't mean that the Uttar Pradesh Bharatiya Janata Party has weakened by itself. Because even in Congress and also in Samajwadi Party. आप राजस्थान में राजस्थान की बेटी निर्भया से मिलने गई
आप तो पूरे देश में जहां भी अन्याय और अत्याचार होता है, आप और राहुल गांधी तो हर जगह मिलने जाते हैं लोगों से। आप गले लगाकर तस्वीर भी वायरल करते हैं, करना चाहिए, कोई बुराई नहीं है। पीड़िता के साथ खड़ा होना, उसके लिए न्याय का गुहार करना, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, इसीलिए तो लोग राजनीति में होते हैं। किंतु चयनात्मक राजनीति करना, दूसरे राज्यों में जहां आपकी सरकार नहीं है वहां जाकर के आप पीड़िता के फोटो को गलत तरीके से वायरल करना, राहुल गांधी जी ने दिल्ली में किया था, बाद में कोर्ट ने भी फटकार लगाया। किंतु अपने राज्य में जहां कांग्रेस पार्टी की सरकार है और आप अपना जन्मदिन मना रहे हो और तनिक दूरी पर एक महिला के साथ जघन्य विभत्स रेप होता है, एक छोटी बालिका के साथ रेप होता है, वो आईसीयू में भर्ती है, आप एक दिन भी आईसीयू में जाकर उसे देखने की चेष्टा तक नहीं करते। प्रियंका जी, आप आईसीयू गई क्या? क्या आपने प्रयास भी किया कि आप रणथंबोर में ही थी, 200 किलोमीटर से कम का डिस्टेंस है, आप गई क्या? पीड़िता के घर गई क्या? पीड़िता के विषय में आपने मुख्यमंत्री से पूछा क्या? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी से रिपोर्ट तलब किया क्या? प्रियंका जी, ऐसा क्यों है कि उत्तर प्रदेश में जाकर आप कहती हैं कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं, किंतु राजस्थान में लड़की हूं तो लड़ना मना है। उत्तर प्रदेश में लड़की हूं, लड़ सकती हूं, राजस्थान में लड़की हूं तो लड़ना मना है। चुप रहना ही पड़ेगा क्योंकि यहां कांग्रेस की सरकार है। प्रियंका जी, आज आपको सुनना पड़ेगा। अगर आपने अपना बर्थडे मना लिया हो और आप ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रही हैं, तो बड़े ही आदरपूर्वक मगर बहुत सख्ती के साथ आज हम कहना चाहते हैं, प्रियंका जी, आपने ये कॉल दिया, आपने ये आह्वान किया कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं, किंतु आज हम कहना चाहते हैं वास्तविक रूप में आप कांग्रेसी हैं और केवल राजनीति कर सकती हैं, केवल राजनीति। और इससे दुखद कुछ नहीं हो सकता। महिलाओं पर हो रहे अत्याचार पर राजनीति करना, उस पर आधारित करके अपने आप को, अपनी महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ाने की कोशिश करना, यह जो प्रियंका वाड्रा और गांधी परिवार कर रहा है, यह अक्षम्य है। दिस इज अनफॉरगिवेबल। महिलाओं के लिए, महिलाओं के अत्याचार के खिलाफ आवाज बुलंद करना यह हर किसी का धर्म है, किंतु महिलाओं के अत्याचार को सामने रखते हुए, महिलाओं के अत्याचार का इस्तेमाल करते हुए, उसको राजनीति का धुरी बना करके अपने महत्वाकांक्षा को साधने की कोशिश करना, जो कि गांधी परिवार कर रही है, राहुल और प्रियंका कर रहे हैं, यह अक्षम्य है। दिस इज अनफॉरगिवेबल और हिंदुस्तान इसे माफ नहीं करेगा। उन्नाव में तो आप राजनीति कर रहे हैं, मगर यह जो पूरा विषय अब बनता जा रहा है उन्नाव वर्सेस यहां ना आओ, उन्नाव में आप राजनीति करेंगे, हमने कभी कुछ नहीं कहा, ठीक बात है। जिन विषयों को सामाजिक रूप से उठाना चाहिए उठाइए, लोकतांत्रिक देश, मगर उन्नाव आप जा सकती हैं, मगर राजस्थान में यहां ना आओ। उन्नाव वर्सेस यहां ना आओ, यह हिंदुस्तान देख रही है और हिंदुस्तान इसका जवाब देगी। और राहुल जी, जैसा कि मैंने कहा, आपसे तो सवाल पूछना उचित भी नहीं है, क्योंकि आप तो स्वयं मानते हैं कि आप फेल हो चुके हैं और आप उत्तर प्रदेश के मैदानी जंग को छोड़ करके, खैर अभी मेरे ख्याल से विदेश से वापस आए हैं 2-3 दिन पहले, मगर फिर भी राहुल जी, आपने दिल्ली में तो फोटो ट्वीट किया, नाम तक बता दिया, परिवार वालों के फोटो को ट्वीट करके वायरल किया, कोर्ट ने इस पर लताड़ भी लगाया। आप अलवर जाएंगे क्या राहुल जी? प्रियंका जी से बात करके बताइए राहुल जी, आप अलवर जाएंगे क्या? महिलाओं के ऊपर जिस प्रकार की राजनीति प्रियंका वाड्रा और कांग्रेस पार्टी कर रही है, इसका एक और खुलासा कल मीडिया चैनलों के माध्यम से हुआ है। रीता यादव नामक एक महिला जो लंबुआ विधानसभा से शायद कांग्रेस की टिकट मांग रही थी, सुल्तानपुर से, कल हम सब ने चैनल में देखा और बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसे भी हो सकता है। खुद पे गोली चलाना। याद करिए, जब प्रधानमंत्री की रैली में इसी महिला ने काला झंडा दिखाया था, तब प्रियंका वाड्रा इस महिला के घर गई थी। उनके घर जाके प्रियंका वाड्रा ने उसके साहस की भूरी भूरी तारीफ की थी। बाद में जब इनके ऊपर गोली चली तो प्रियंका और राहुल दोनों ने ट्वीट किया था कि यह तो बीजेपी का कारनामा है। और आज जब हकीकत सामने आया है कि गोली खुद पे चलाया गया था, कांग्रेसियों ने ही कांग्रेस की कार्यकर्ता के ऊपर गोली चला करके
एक सिंपैथी वेव क्रिएट करने की कोशिश की थी, तो आज भारतीय जनता पार्टी प्रियंका वाड्रा से और राहुल गांधी से सवाल पूछती है, गोली आपने चलाई थी क्या? उस समय अगर आपको लग रहा था कि गोली हमने चलाई थी, आज जब सच्चाई सामने आ चुका है कि गोली खुद पे चलाया गया था, किसके कहने पर गोली चलवाई गई थी, क्या प्रियंका जी यह सुझाव आपका था या यह सुझाव राहुल गांधी का था? महिलाओं के इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सिक्योरिटी में चूक का मामला। सुप्रीम कोर्ट के जरिए तश्कील करदा कमेटी ने जांच शुरू कर दी है। हिफाजती और सफरी दस्तावेजात कमेटी के चेयरमैन के सुपुर्द किए गए हैं। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने चेयरमैन को दस्तावेजात सौंपे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सिक्योरिटी में हुए चूक मामले के हवाले से आपको यह खबर बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के जरिए तश्कील करदा कमेटी ने जांच शुरू कर दी है। वहीं हिफाजती और सफरी दस्तावेजात कमेटी के चेयरमैन के सुपुर्द कर दिए गए हैं। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने चेयरमैन को दस्तावेजात सौंपे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के जरिए तश्कील करदा कमेटी ने जांच शुरू भी कर दी है। और आपको बता दें, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने हिफाजती और सफरी दस्तावेजात चेयरमैन को सौंप दिए हैं। हमारे नुमाइंदे सुशील इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशील, जांच शुरू हो चुकी है, वहीं दस्तावेजात भी चेयरमैन को सौंपे गए हैं। सुशील, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? आपसे जानना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जरिए जो कमेटी तश्कील दी है उसने जांच शुरू कर दी है और वहीं दस्तावेजात भी कमेटी के चेयरमैन को सौंपे गए हैं। जी बिल्कुल मुनज़्ज़ा, देखिए साफ तौर से सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी का गठन किया था जिसमें जस्टिस इंदु मल्होत्रा को शामिल किया गया था। एनआईए और कहीं ना कहीं चंडीगढ़ के डीजीपी को उसमें शामिल किया गया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था पंजाब हरियाणा रजिस्ट्रार जनरल को कि वो अपने दस्तावेज जल्द से जल्द जो कमेटी के जो चेयरमैन हैं उनको दे दें। हालांकि इस पूरे मामले में कमेटी ने अब अपना कमर कस भी लिया है और कार्रवाई शुरू भी कर दी है। जो हमारी जानकारी है, यानी कि सूत्रों से जो हमको जानकारी मिली है, उस जानकारी के मुताबिक कमेटी ने अपना काम शुरू भी कर दिया है। और उसके साथ ही साथ जो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल हैं, उनके पास जो दस्तावेज दिए गए थे मुनज़्ज़ा तमाम जांच एजेंसियों के द्वारा, वो दस्तावेज की कॉपी चेयरमैन को भेज दी गई है। चेयरमैन अब इस पूरे मामले में कार्रवाई को लेकर आगे बढ़ेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात इस मामले में मुनज़्ज़ा ये भी है कि कार्रवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया था कि जो कमेटी है वो जल्द से जल्द इस मामले में कार्रवाई शुरू करे और जल्दी से जल्दी जो रिपोर्ट है वो दे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी को 5 चरण में काम करने के लिए कहा था। पहला ये जी कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में जो चूक हुआ है उसके पीछे जिम्मेवार लोग कौन हैं और प्रधानमंत्री का जो काफिला वहां पर 20 मिनट तक रुका रहा, उसके पीछे के जो अधिकारियों के साथ कम्युनिकेशन हुआ है उसमें कौन लोग शामिल हैं। और यह भी कहा है कमेटी से कि इस प्रकार से जो संवैधानिक पदों पर लोग बैठे हैं उनकी सुरक्षा को लेकर किस प्रकार की व्यवस्था आने वाले समय में, यानी कि भविष्य में की जा सकती है, इसके बारे में भी जानकारी मांगी थी। तो अब कमेटी कहीं ना कहीं जांच को लेकर आगे बढ़ रही है। रजिस्ट्रार जनरल ने उन तमाम दस्तावेजों को चेयरमैन को भेजा है और निश्चित रूप से जो कमेटी जो इस पूरे मामले में जांच कर रही है मुनज़्ज़ा, वो अब आगे बढ़ेगी उन तमाम दस्तावेजों का परीक्षण करने के बाद। बिल्कुल सुशील, और जहां पर हमने देखा था कि मरकजी सरकार और पंजाब की रियासती सरकार एक दूसरे पर ही इल्जाम लगा रही थी, अब वो तमाम तर चीजें जो है साफ हो जाएंगी। जांच जो है शुरू हो चुकी है। सुशील, बेहद शुक्रिया आपका। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है और अब बात करते हैं कोरोना की, जिसने पूरी दुनिया को ही अपनी लपेट में ले लिया है। हिंदुस्तान में भी कोरोना के केसेस तेजी से बढ़ते ही जा रहे हैं। पूरे मुल्क में हम देख रहे हैं कि बेतहाशा इजाफा कोरोना के केसेस में देखने को मिल रहा है। हर रोज आए दिन कोरोना और ओमाइक्रॉन के केसेस
तेजी से बढ़ते ही जा रहे हैं। वजारत सेहत के जरिए जारी करदा आदादोशुमार के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 2,64,202 नए मामलों की तस्दीक हुई है, जो जुमेरात को आए मामलों से 16,785 ज्यादा है। पिछले 24 घंटों में 315 मरीजों की मौत हुई है, जबकि इसी अरसे में 1,09,345 अफराद शफायाब भी हुए हैं। मुल्क में कोरोना के फाल मामले 12,72,073 हैं। मुल्क में कोरोना से अब तक 4,85,350 अफराद की मौत हो चुकी है। कोरोना और उसके नए वेरिएंट से निपटने के लिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने रियासतों के वज़ीर आला के साथ बातचीत भी की थी। कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और देश की राजधानी दिल्ली में भी हाईएस्ट पीक देखने के लिए मिला। इसी बीच दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने उम्मीद जताई है कि आने वाले दिनों में 25,000 से कम मामले आने की उम्मीद है। उन्होंने कहा है कि अस्पतालों में भी जो लोग भर्ती हैं वो स्थिर हैं और अस्पताल में लोगों के भर्ती होने की संख्या भी बेहद कम है। ऐसे में पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। बच्चों को देखते हुए उन्होंने कहा कि बच्चों को लेकर पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिस तरीके से मामले तेज़ी से बढ़ रहे थे, अब कहीं ना कहीं उसने कम होने की उम्मीद यहाँ पर जताई गई है। और जिसका एक कारण उन्होंने बताया है कि फर्स्ट डोज जो है वो 100% लोगों को लग चुकी है। सेकंड डोज भी लगाने के लिए लगातार सरकार अपील कर रही है। इसके साथ ही बूस्टर डोज भी अब लोगों को लगना शुरू हो गई है। तो ऐसे में सत्येंद्र जैन जो दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने मामले कम आने की उम्मीद तो जताई है और ये भी उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में जिस तरीके से कोविड का हाईएस्ट पीक पिछले दिनों में देखने के लिए मिला था, वो अब देखने के लिए नहीं मिलेगा। और सरकार लगातार पूरी जो स्थिति है उस पर निगरानी रखे हुए है, लोगों से भी अपील कर रही है। और अगर आप मेरे पीछे देखें तो इस तरीके के पोस्टर्स भी दिल्ली में लगवाए गए हैं ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक हों और जो कोरोना प्रोटोकॉल्स हैं उनको फॉलो करें, मास्क का इस्तेमाल करें, सैनिटाइजेशन करें और अपने हाथों को लगातार धोते रहें, सामाजिक दूरी बनाकर रखें। और इसी के लिए सरकार की तरफ से इस तरीके के पोस्टर्स यहाँ पर लगाए गए हैं और वैक्सीनेशन ज़्यादा से ज़्यादा लगाने की भी अपील लोगों से की जा रही है। तो ऐसे में अगर जो दिल्ली के लोग हैं वो सारे प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हैं तो आने वाले दिनों में दिल्ली में बढ़ते कोरोना के मामलों से कमी होने की यहाँ पर संभावना जताई जा रही है। कैमरा पर्सन योगेन के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। पूरे मुल्क में महाराष्ट्र सबसे ज्यादा कोरोना से मुतासर रहा है। चाहे हम पहले फेज की बात करें, दूसरे की या फिर अब तीसरी लहर की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र सबसे ज्यादा मुतासर कोरोना से होता हुआ दिखाई दे रहा है। हर रोज महाराष्ट्र में कोरोना के केसेस में बेतहाशा इजाफा देखने को मिल रहा है, जो हुकूमत के लिए तशवीशनाक है। कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए मुसलसल इक़दाम किए जा रहे हैं। CST रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों पर निगाह रखी जा रही है। मुसाफिरों के रैंडम टेस्ट किए जा रहे हैं। न्यूज़ 18 की टीम इस वक्त मौजूद है मुंबई के CST स्टेशन पर और ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं कि जहां से देश भर की दूर दराज की जितनी गाड़ियां आती हैं, जहां से लोग आते हैं, ये वहां के तस्वीरें हैं। और CST रेलवे स्टेशन पर यहाँ पर एक तस्वीर दिखाई दे रही है कि यहाँ पर जितने भी लोग बाहर से आते हैं उनकी कोरोना जांच की जा रही है। दिन भर में जो एक जानकारी मिल रही है तकरीबन 1500 से 2000 के करीब डेली यहाँ पे बाहरी राज्यों से जो लोग आते हैं उनकी टेस्टिंग की जाती है। आपको बता दें कि मुंबई सहित महाराष्ट्र में एक दिन में 46,000 मामले आने के बाद रेलवे विभाग भी पूरी तरह से अलर्ट हो गया है। क्या कुछ यहाँ पर टेस्टिंग की जा रही, क्या कुछ प्रोसेस है रेलवे का, सीधे बातचीत करते हैं CST के स्टेशन मैनेजर प्रवीण वायकर जी से। प्रवीण जी, क्या कुछ जिस तरह से मामला बढ़ा है मुंबई महाराष्ट्र में, उसको लेकर प्रिकॉशन ले रहे हैं आप लोग? अभी देखिए कि जो दूसरी लहर आई थी उसके बाद से रेलवे बहुत सतर्क हो गई है और वो यात्रियों की और हमारे रेल कर्मचारी है उनके सेहत का ध्यान रखते हुए यहाँ पर BMC के साथ में मिलकर हमने RT-PCR और ये टेस्टिंग का पूरा यहाँ इंतज़ाम किया हुआ है। जाने वाले यात्री, आने वाले यात्रियों का पूरा टेस्टिंग होता है और दिन में करीब 1600 से 1700 टेस्टिंग होती है, जिसमें से जो न्यूज़ रूम लाइव में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आदाब।